अभी नीरज, मेरा सवाल यह है कि एक एथलीट जो होता है उसके करियर का जो एक अल्टीमेट एम होता है वो होता है गोल्ड मेडल जीतना। ओलंपिक में आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, आप 23 ईयर्स ऑफ एज है। एशियन गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल आपके पास है, ओलंपिक गोल्ड मेडल आपके पास है। व्हाट नेक्स्ट फॉर नीरज चोपड़ा? अब आगे क्या, कहाँ ले जाएगा ये सफर आपको आगे, कैसे मतलब? मुझे लगता है कि एक टाइटल है वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो मैडम के पास है, अंजू विजोल जी के पास, तो वो और करना है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी एक बहुत ही बड़ा एक एथलेटिक्स के अंदर बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता है। मुझे लगता है कि वो ओलंपिक से भी ज़्यादा टफ जाता है कई बार, तो सबसे अगला टारगेट वो है। और फिर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, मुझे लगता है कि एक बार मेडल जीतना उसमें हमें सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा भी उसको दोहराएं। तो अगले साल एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से, फिर जो पीछे जीते थे दोबारा से फिर मैं वैसे ही मेडल जीतूं। No, thank you. Jaspreet at the back, timesofIndia.com. Hi everybody, and congratulations Neeraj, congratulations Kamal for a wonderful feat, and you have made us really proud. I have a couple of questions, one to Neeraj and one to Kamal. Neeraj, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, आपने लास्ट थ्रो जो था आपका 6th थ्रो, उसके बारे में आपने कुछ बोला था कि मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, क्योंकि शायद आपको मालूम था कि शायद क्या कंफर्म ही था कि गोल्ड हो चुका है, बट उस रनवे पे जो आपकी माइंडसेट था उस टाइम पे, क्योंकि आपको मालूम था बैक ऑफ द माइंड के गोल्ड हो चुका है, उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट थ्रो में मुझे पता लग गया था, उससे पहले मैं फिर भी थोड़ा कोशिश कर रहा था कि मैं अपना एफर्ट लगाऊं, जो कि मैं ज़्यादा एफर्ट लगाने के चक्कर में मेरी सारी थ्रो खराब हो गई सेकंड थ्रो के बाद, क्योंकि जैवलिन है जो काफ़ी टेक्निकल इवेंट है, और अगर थोड़ा सा भी टेक्निक इधर उधर हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ कि मैं अपना बेस्ट करने के चक्कर में, और मुझे लग रहा था कि हाँ आज सब ठीक है, वेदर अच्छा है, फीलिंग अच्छी है, तो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ और शायद 90 के पार भी कर दूँ, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निक में कमी रही। लेकिन लास्ट थ्रो में जब मुझे पता लगा कि हाँ मेरा गोल्ड कंफर्म हो गया है, और मैं जब थ्रो करने के लिए जा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। वैसे मैं जब रनवे पे खड़ा होता हूँ तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट थ्रो में होता है, लेकिन उस टाइम जो था एक माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि गोल्ड कंफर्म हो गया, मैं ऐसे फ्लो में भागा और मैंने थ्रो कर दिया। लेकिन वो थ्रो जो बीच में सारी थ्रो थी उनसे काफ़ी अच्छा था, वो शायद 84 कुछ था, तो बस वो फ्लो में किया मैंने, कुछ ज्यादा उसमें ऐसे माइंड में नहीं था कितना एफर्ट लगाना है। और वापस आके जब गाड़ियां चेज कर रही थी आपको सारी, तो आपको कैसा लगा? जस्ट वन लास्ट, नो फॉलो अप प्लीज, देयर इज नॉट, वी डोंट हैव इनफ टाइम। कमल आप आंसर करेंगे उनके सवाल। कमल, आपका भी पहला ओलंपिक था और आपने अनप्रेसिडेंटली बहुत अच्छा किया, आप फाइनल में पहुंची, अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं आया, बट आपको राखी मैम गाइड भी कर रही थी, स्टैंड्स में वो फ़ोन कर रही थी और कोचेस आपको गाइड कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि उस मोमेंट पे क्या आपको इंस्ट्रक्शंस आ रही थी क्वालिफाइंग फेज में? सर सबसे पहली इंस्ट्रक्शन तो ये थी कि नर्वस नहीं होना, कमल माइक काम नहीं कर रहा, और दूसरा सर कि मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन था तो दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि वो पहले की मैचेस है, जब पहले उनका कितना परफॉर्म करा है, अपना अच्छा परफॉर्म करना है। हाँ जी, तो सर मेरे पास सबसे पहले तो ये बता रहे थे मैम कि नर्वस नहीं होना, अपना बेस्ट करना है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं होने देना। तो दूसरा सर कि उन्होंने बताया कि जो ये नहीं सोचना कि वो वर्ल्ड चैंपियन है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, अपना बेस्ट करना है, क्योंकि मोस्टली प्लेयर सर यही सोच लेते हैं कि हमारे ग्रुप में कितने अच्छे प्लेयर हैं, जहाँ वो पहले के कितने मेडलिस्ट हैं। तो सर मैंने इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा, और ना ही मुझे मैम ने देखने दिया, ना मेरे मतलब वहाँ कोचेस ने देखने दिया, तो ये सब मुझे सर वहाँ बताया जा रहा था। विनायक, थैंक यू कमल। विनायक को माइक, कैन वी हैव अ माइक मूव हियर प्लीज? विनायक के बाद फैसल है। Hi, my question is to Amoj. Amoj, Asian record was good, but you guys couldn't qualify for the final. How do you explain this? Timing अच्छा हुआ, but मंजिल नहीं मिली.
सॉरी सर, क्या बोले? टाइमिंग अच्छा हुआ बट मंजिल नहीं मिली. हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई से हेलो एंड सर, जैसे बनोट सर ने बोला था कि हम 3 डेड के नीचे कर सकते हैं, तो हम भागे तो वही थे, लेकिन कुछ हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, उसकी वजह से हम रह गए. तो 3 टाइम तो अच्छा है, इसे रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हमें तो कोई खुश नहीं रहता. हम कह रहे थे कि यार कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए, कोई भी हो जाए, हम घुस जाएंगे फाइनल में, तो देख ही लेंगे, या तो हम रहेंगे या इवेंट. लेकिन फिर वो हुआ नहीं, तो हम दुखी थे. फिर अगले दिन नीरज भैया ने कर दिया, तो हम अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और इन्होंने अभी हमें बहुत इंस्पायर करा है. तो अब अगले साल तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हम भी साथ में मेडल लाएंगे उनके, और हम भी नेशनल एंथम बजवाएंगे स्टेडियम में. Your question, please. Please identify yourself. I'm sorry, I don't. मेरा नाम जावेद है, न्यूज़ 18 इंडिया से. नीरज, आपसे सवाल है. ओलंपिक के दौरान और जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे बात की, आपको कंग्रेचुलेट किया. वो मोमेंट, और आपको क्या लगता है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा अब तक का रहा है? रियो में हमने 2 ओलंपिक मेडल जीते, इस बार 7 जीते हैं. आपको क्या लगता है कि क्या अभी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको और ठीक किया जा सकता है ताकि हम ये और परफॉर्मेंस आगे ले जा सकें? और जो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की, वो सपोर्ट खिलाड़ियों से जो उन्होंने बात की, वो कितना सपोर्ट आपको मिलता है उससे? बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि एक खिलाड़ी वहाँ पे खेल रहा है और देश का प्रधानमंत्री हमको मतलब हमसे बात कर रहे हैं हमारा गेम होने के बाद. उन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं, बाकी मेडलिस्ट को और वुमेन हॉकी टीम से ही बात की जिन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दी. तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि एक देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को इतना सपोर्ट कर रहा है. और मुझे लगता है कि बहुत ही धीरे धीरे करके हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत इंप्रूव हो रहा है. और सबसे बड़ा जो कारण था इस बार परफॉर्मेंस अच्छी आने का, वो ये था कि जो खिलाड़ियों के मन में जो एक बात थी, मैं काफ़ी एथलीट से मिला, जितने कोरोना की वजह से सबसे नहीं मिल पाए, लेकिन जितने भी अपने इंडियन एथलीट से मिला, तो इस बार कुछ भी किसी के मन में ये नहीं था कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं. सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि पार्टिसिपेट हुआ. सबके मन में कहीं ना कहीं एक मेडल वाली बात थी. तो वो जो एक सोच थी वो कहीं ना कहीं ऊपर उठी है. और मुझे लगता है कि फिजिकली तो स्पोर्ट्स में जरूरत है कि है ही, और मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए. क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट हैं और मेंटली कहीं ना कहीं हम वहाँ पे घबरा जाते हैं, तो बहुत ही एक हम अपना परफॉर्मेंस अपना वहाँ पे नहीं दे पाएंगे. तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत फिट थे इस बार. इसलिए मतलब कई बार आपने देखा होगा कि वुमेन हॉकी टीम हार गई थी, मैन हॉकी टीम जाएगी, लेकिन फिजिकली भी और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग थे, उनकी टीम बहुत स्ट्रांग थी. तो वो उन्होंने फिर दोबारा बहुत अच्छा कमबैक किया. तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहा अपने इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक्स में या गेम्स में और बेटर होगा इससे. Thank you, Neeraj. Thank you, Javed. Faisal and then Kannan. Hi, Neeraj. This is Faisal from Agency France Press. Congratulations to all of you. Neeraj, you've been the star. Can you talk about, आप अपनी कोचिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? डॉक्टर क्लॉज ने जो आपको कोचिंग दी, उससे आपको फायदा हुआ? कितना मुश्किल था कोच हॉर्न से स्विच करना डॉक्टर क्लॉज की कोचिंग में? जी देखो, जितना मैंने कोच हुआ उनके साथ काम किया, वो भी मेरे लिए एक, मैं मानता हूँ कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ. वो भी मेरे लिए बहुत एक अच्छा रहा, क्योंकि उस साल मैंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड जीता. और जो ट्रेनिंग चल रही थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो टेक्निक है और जो ट्रेनिंग जो स्टाइल है उनका थोड़ा सा डिफरेंट था. लेकिन साथ में क्लाउज भी थे, क्लाउज बार्टनी, और उनके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग की. तो मुझे लगा कि इनका ट्रेनिंग प्लान जो है मेरे साथ बहुत अच्छे से हो रहा है. और फिर बस मैंने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा मीडिया से खिताब कर रहे थे, और साथ ही साथ तमाम मेडल जीतने वाले भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे. और अब रुख करते हैं सीधा यूपी के वज़राला योगी आदित्यनाथ की मीडिया से खिताब की तरफ. आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम और अन्य पंचायत और राजस्व से जुड़े हुए कर्मियों को लेकर के 12 सदस्यीय टीम ग्रामीण क्षेत्र में और ऐसे ही 10 सदस्यीय टीम नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में पार्षद की अध्यक्षता में घर घर का सर्वे करना, स्क्रीनिंग करना
लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना, ये सभी कार्य कर रही थी। उसके बहुत अच्छे परिणाम रहे। प्रदेश की आबादी, देश की आबादी में की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी का राज्य है। 24 करोड़ से अधिक की आबादी उत्तर प्रदेश की है और 24 करोड़ की आबादी के इस प्रदेश में आज अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ कोरोना के कुल 545 एक्टिव केस रह गए हैं। यानी उत्तर प्रदेश की आबादी से कई छोटी आबादी के राज्यों में कई गुना ज़्यादा है। संक्रमण भी ज़्यादा है, एक्टिव केस भी ज़्यादा हैं और प्रतिदिन पॉजिटिव केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे बड़ी आबादी का राज्य आज किस तरीके से कोरोना प्रबंधन में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने जो भूमिका निगरानी समितियों का मार्गदर्शन करके किया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने इस रूप में है। लेकिन भाइयों बहनों, इसमें जो सबसे बड़ा कार्य हुआ है वह है कि कोरोना महामारी के दौरान जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और नेतृत्व पूरे देश को मिला, देश का परिणाम दुनिया के तमाम विकसित देशों की तुलना में अच्छा रहा। ये महामारी तमाम लोगों के जीवन को बचाने के साथ साथ उनकी जीविका को बचाने की दृष्टि से भी जो मॉडल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने खड़ा किया, दुनिया ने उसकी सराहना की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा। योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। द नेशनल स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान का इफ्तिताह किया। वॉरियर पोर्टल की लॉन्चिंग हुई। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारों के मामले में बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय समेत 6 मुलजिमीन की गिरफ्तारी हो गई है। वाज़े हो कि अश्विनी उपाध्याय आज सुबह 3 बजे कैनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन के बाहर एक मरतबा फिर अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि वो नारे लगाने वालों को नहीं जानते और वीडियो की जांच होना जरूरी है। अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक जंतर पर प्रोग्राम सेव इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किद किया गया था और दीगर की तरह वो भी इस प्रोग्राम में मेहमान के तौर पर शरीक हुए थे। उन्होंने मजीद कहा कि उनका इस ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके। शंकर, उपाध्याय के साथ साथ और भी जो दीगर 5 लोग थे जिनसे पूछताछ हो रही थी, उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है। देखिए, ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 8 अगस्त को जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम को करने की वहां पे इजाजत भी दिल्ली पुलिस के द्वारा नहीं दी गई थी, जिसमें कि प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई और उस दौरान में धार्मिक मामलों को लेकर और खास तौर पर एक धर्म संप्रदाय को लेकर जिस तरह से गाली गलौज और वहां पे हंगामा किया गया, ये मामला काफी संगीन है और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मामला रजिस्टर किया और नई दिल्ली के अंतर्गत कनॉट प्लेस थाना में मामला को दर्ज किया गया। इस मामले में कई लोगों से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही थी और अभी जो है 6 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है, जिसमें कि विनोद शर्मा, दीपक सिंह, दीपक, विनीत, क्रांति, प्रीत सिंह और अश्विनी उपाध्याय, इन तमाम 6 लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और हो सकता है कि आज पूछताछ के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये मामला काफी संगीन था और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई की गई है और इस मामले में तमाम इन्वेस्टिगेशन के दौरान में उन तमाम जो वीडियो के दौरान में जो लोग वहां पर नजर आ रहे हैं, उन लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है कि किस तरह से वहां पे इकट्ठा हुए थे लोग और इस तरह एक नारेबाजी और धार्मिक संप्रदाय माहौल जो है एक वो खराब करने की कोशिश की। शंकर, वहीं पूछताछ भी लंबी चली। पूछताछ से क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, पूछताछ के दौरान जो अभी बातचीत चल रही है, अभी उस मामले पर औपचारिक तौर पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन इतना अवश्य बताया गया है कि फिलहाल 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये जो मामला है तुल उस वक्त में पकड़ा जब कुछ लोगों के द्वारा वो वीडियो जो बनाया गया था, उस वीडियो को वायरल किया गया। तो ये मामला भी काफी संगीन है कि गलत तरीके से धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए और उस वीडियो को वायरल करना, ये अपने आप में गुनाह है और उस गुनाह के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया। जी
शंकर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। मुश्तबा मिलिटेंटों ने आज सुबह जनूबी कश्मीर के शोपिया जिले के जैनपुरा गांव के नागर्द करालचक इलाके में सीआरपीएफ पार्टी पर हमला किया। नागर्द करालचक में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें एक सीआरपीएफ जवान जख्मी हुए हैं, जिनकी शिनाख्त सीटी अजय कुमार के तौर पर की गई है, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस दौरान हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेरने में ले लिया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज गांदरबल जिले के तुलमुला में माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने मीर बाबा हैदर की मजार की भी जियारत की। बाद में दरगाह हजरत बल पर भी हाजिरी दी जाएगी। वाज़ेह हो कि राहुल गांधी पीर के रोज कश्मीर के 2 रोजा दौरे के लिए श्रीनगर पहुंचे थे। राहुल गांधी आज एमए रोड पर पार्टी हेडक्वार्टर में नए तामीर शुदा कंपाउंड का भी इफ्तिताह करेंगे। दुनिया भर में मशहूर शोहराए आफाक सयाती मकाम गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे ऊंचा कौमी परचम आज नस्ब किया गया। इस कौमी परचम की ऊंचाई 100 फुट लंबी है। ये काम गुलमर्ग में तैनात इंडियन आर्मी की जानिब से किया गया। इस कौमी परचम का इफ्तिताह मेहमान खसूसी जनरल कमांडिंग ऑफिसर नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के साबिक फौजी मेहमान जी वकार की हैसियत से मौजूद रहे। फ्लैग है और इसका जो आप देख रहे हैं वेन्यू गुलमर्ग में है। और मैं टूरिस्ट से ख़ास करके यहाँ के कश्मीर आवाम से ये मैं एक अहम मैसेज जो है वो आपके थ्रू देना चाहूँगा। वो ये है कि एक बार कश्मीरियों को सोचना चाहिए कि 70 साल हमारी युवा पीढ़ी के साथ क्या हुआ, और ख़ास करके हमारे जो नौजवान हैं, मैं उनके लिए भी एक अहम मैसेज ये देना चाहूँगा कि 70 साल हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। जो मतलब टेररिज्म, जो खास करके मिलिटेंसी जिन्होंने यहाँ पे क्रिएट करी, उस लीडरशिप को हमें आज ठुकराना चाहिए और हमें एक पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को यहाँ पे जन्म देना चाहिए। और ख़ास करके मैं अगर सेना की बात करूँ, सेना ने बहुत अहम रोल निभाया है कश्मीर में इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में। कश्मीर का माहौल बिल्कुल पुरअमन है और ये फ्लैग जो है परचम कुशाई का जो यहाँ पर एक की तकरीब है, मुझे लगता है ये एक अमन का पैगाम है। और कश्मीरियों की तरफ से बैरून रियासतों या मुल्कों को ये पैगाम है कि आप आ जाओ। कश्मीरी जितना हॉस्टाइल, कश्मीरी जितना अमन पसंद कोई नहीं है। कश्मीर दुनिया में जन्नत का दर्जा है और वाकई ये जन्नत है। बिल्कुल पुरअमन माहौल है, कोई पत्थरबाजी यहाँ पे नहीं है। यहाँ का लड़का जितना पुरअमन काबिल है, उतना मुझे लगता है किसी भी मुल्क में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के हजारों आशा वर्कर्स भोपाल में असेंबली का घेराव करने पहुंचे थे। अपने मुतालबात को लेकर आशा वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने आशा वर्करों को नीलम पार्क में जमा कर असेंबली का घेराव करने से रोका है। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। रात भर से नीलम पार्क में आशा वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। और यहाँ हमारी मांगे हैं न्यूनतम मजदूरी जो सरकार ने तय कर रखी है वो हमें दी जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ कितनी सारी ट्रेनिंग और सब लेने के बाद में कुशल सेवा प्रदाता बन चुके और हमें मजदूर की भांति भी मानदेय नहीं दिया जाता। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ असेंबली का सेशन और दूसरी तरफ आशा वर्करों का एहतजाज। क्या कुछ मुतालबात है आशा वर्करों के? मुनज़्ज़ा सिर्फ आज एहतजाज आशा वर्कर का नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में पावर कारपोरेशन के मुलाजिमिन की हड़ताल है। उन्होंने काम बंद करके ताला लगा दिया है। वहीं पर आशा कारकुनान का भी एहतजाज है और इसी के साथ साथ असेंबली के अंदर भी अपोजिशन का हंगामा, ओबीसी रिजर्वेशन और मध्य प्रदेश के दूसरे अवाम और किसान बिजली के मामले को लेकर एहतजाज जारी है। इस तरह से देखें कि कल जो असेंबली का पहला दिन था वो भी हंगामे की नजर हुआ था और आज भी असेंबली में बार बार अपोजिशन के सख्त वर्ग जरिए हंगामा हो रहा है और कई बार जो है कार्रवाई उसमें रोकनी भी पड़ी है। इस तरह से हम देखें कि अगर सड़क के बाहर की बात करें और संसद असेंबली के अंदर की बात करें तो दोनों तरफ जो है एक हंगामा हमें दिखाई दे रहा है। और अभी थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कारकुनान भी असेंबली का घेराव करने के लिए निकलेंगे। तो कल भी जो है असेंबली का घेराव करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ी रैली का इनेकाद किया था, जिसमें जो है कई लोग जो है पुलिस के साथ झुमाझटकी भी हुई थी, कई लोग जख्मी भी हुए थे, अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा था। और आज भी अपोजिशन अपने सख्त वर्ग को लेकर हुकूमत को घेरने की तैयारी में पूरी तरह लगी है। असेंबली के अंदर
जो मसाइल जो है, और मसाइल की बात अगर करें तो जो सैलाब का मामला है, सैलाब में बात करिए, और राहत देने का मामला है, ओबीसी रिजर्वेशन का मामला है, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन जो 27% का मामला है, आज जबलपुर हाई कोर्ट में उस मामले को लेकर समाप्त भी होगी, क्योंकि अदालत ने 14% को ही जो है मंजूरी दी थी, 27% पर रोक लगा दी थी। बिल्कुल, मेहताब आलम बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पेगासस मुबैना जासूसी मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत मुलतवी हो गई है। सीजेआई की सरबराही में सहरुकनी बेंच अब पीर को इस मामले पर समाअत करेगी। आपको बता दें, पेगासस मुबैना जासूसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होनी थी, लेकिन मुलतवी हो चुकी है। सीजेआई की सरबराही में सहरुकनी बेंच अब पीर को इस मामले में समाअत करेगी। हम सब ने बॉलीवुड के चमकते सितारे, उनका ग्लैमरस लाइफस्टाइल देखा है, लेकिन इस ग्लैमर के पीछे इन सितारों की एक अलग जिंदगी भी है, चाहे वो जरूरतमंदों की मदद करना है या मुश्किल हालात में मुल्क के लिए खड़े रहना। हमारे पसंदीदा सितारे हकीकी जिंदगी में हर वक्त अपना किरदार निभाते हैं। इससे न सिर्फ मुआशरे को फायदा पहुंचता है, वहीं लोगों तक एक मुस्बत पैगाम भी पहुंचता है।